ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो फ्लूइड्स के बारे में बात करेंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा मेन टॉपिक है और इस फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉपिक को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक में हम फ्लूइड्स एट रेस्ट के बारे में बात करेंगे और दूसरे में हम फ्लूइड्स इन मोशन के बारे में बात करेंगे। तो फ्लूइड एट रेस्ट बेसिकली हमारा मतलब है इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम की स्टेट से हमारा मतलब रहेगा कि फ्लूइड जिस कंटेनर के अंदर होल्ड किया हुआ है वो उस कंटेनर के रिलेटिव इक्विलिब्रियम में है। ऐसा हो सकता है कि फ्लूइड प्लस कंटेनर पूरा का पूरा एक लिफ्ट में रखा हो और वो लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही हो या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हो। तो एट इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू द कंटेनर दैट होल्ड्स द फ्लूइड। और फ्लूइड इन मोशन का मतलब है, तो वी विल हैव बी बेसिकली लाइक एक ट्यूब है और ट्यूब में फ्लूइड फ्लो करके जा रहा। सो वी हैव द फ्लूइड which is flowing with respect to the container। तो हम इन दो केसेस की डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल हम फ्लूइड एट रेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो फ्लूइड एट रेस्ट, तो पहले बात करते हैं व्हाट इज अ फ्लूइड। तो फ्लूइड नॉर्मली यू रूटीन लैंग्वेज में आप बोल देते हैं एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज अ फ्लूइड। तो कोई भी ऐसी चीज जो फ्लो कर सकती है वो फ्लूइड है। और इस डिवीजन में हमारी लिक्विड्स और गैसेस दोनों आ जाती हैं। अब आपने देखा होगा कुछ फ्लूइड आसानी से फ्लो कर सकते हैं, कुछ को फ्लो करने में मुश्किल होती है। जैसे हनी देखो, तो शहद हनी ये बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है, जबकि अगर पानी को कंपेयर करें तो पानी बहुत आसानी से फ्लो कर जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं फ्लूइड्स की। तो इस चैप्टर में हम धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। और किसी भी चीज की हम स्टडी स्टार्ट करते हैं तो पहले एक सिंपल पिक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो बिगिनिंग में जो प्रॉपर्टी मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ उसके अंदर हम एक आइडियलाइज्ड सिचुएशन लेंगे। हम एक ऐसा फ्लूइड लेंगे जो आसानी से फ्लो कर सकता है और जिसके अंदर जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे को अपोज नहीं करती हैं। तो देयर विल बी सर्टेन एजम्पशंस। तो बिगिनिंग में मैं एक सिंपल मॉडल आपके सामने प्रेजेंट करूंगा कुछ एजम्पशंस के साथ, और धीरे धीरे देखते जाएंगे कि अगर उसमें वो वाली एजम्पशन नहीं लग रही है तो क्या इफेक्ट आने वाला है, राइट। तो फिलहाल हम ऐसे फ्लूइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो फ्रीली फ्लो कर सकते हैं। और अगर आप ब्रॉडली कंपेयर करें तो हमारी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। और सॉलिड लिक्विड और गैस हमारी तीन स्टेट जब हम लेते हैं तो सॉलिड के बारे में जब हम बात करते हैं तो क्या प्रॉपर्टी बोलते हैं सॉलिड की। हाउ डू डिफाइन अ सॉलिड? एनीथिंग दैट हैज अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम is what we call as a solid। और लिक्विड के ओनली हम बोलते हैं they do not have any definite shape but they have a definite volume। और गैसेस की ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है। और इसको जितने बड़े कंटेनर में डाल दो उतने बड़े कंटेनर में फैल जाएगी। एंड द डिफरेंस लाइज इन द इंटरएटॉमिक फोर्सेस और द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। It is the intermolecular forces which decide this। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होंगी तो वो सॉलिड बन जाएगा ऑब्जेक्ट। एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली बाउंड होंगे। अगर वो मॉडरेट होंगी तो वो ऑब्जेक्ट हमारा फ्लूइड की तरह बिहेव करेगा। और अगर वो नेग्लिजिबल हो जाएंगी हमारी तो वो हमारा गैस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये जो बीच वाली स्टेट है फ्लूइड या लिक्विड इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं।
तो जब हम लिक्विड्स की बात करेंगे तो हम ऐसे सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं जिनकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, इनको जिस तरीके के कंटेनर में डाला जाता है वैसी ये शेप अटेन कर लेते हैं और इनके बीच की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कंपैरेटिवली बहुत वीक होती है। हम यहाँ पे फ्लूइड को जब इन्वेस्टिगेट करेंगे तो वी विल बी ट्रीटिंग फ्लूइड लाइक अ कंटिन्यूस मीडियम। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मैं आपको कुछ बेसिक अजम्पशंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके अंडर हम फ्लूइड्स की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात, फ्लूइड को हम एक कॉन्टिन्यूस मीडियम की तरह ट्रीट करेंगे। तो जैसे ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने लिक्विड भरा हुआ, तो इस कंटेनर में कोई भी लिक्विड भरा हुआ तो ये सारी स्पेस कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है फ्लूइड से, इसमें कोई खाली जगह नहीं है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। ऑब्वियसली माइक्रोस्कोपिक या नैनोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स और बीच में बहुत सारी जगह खाली है। ऑब्वियसली ऐसा होता ही है, राइट। बट अगर मैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करूं तो ह्यूमन स्केल पे, तो हमारा नेकेड आई से देखने पर हमें इसमें कोई खाली जगह दिखाई नहीं देगी और हमें ये एक कंटिन्यूस मीडियम की तरह दिखाई देगा। बट इस कंटिन्यूस मीडियम के अंदर आप आसानी से पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो आप बाहर से कोई भी ऑब्जेक्ट लाके आसानी से इसके अंदर इमर्स कर सकते हैं और ये बहुत आसानी से इसके अंदर एंटर कर जाएगा। तो यू कैन ऑलवेज put an object into this and this object can displace the fluid and it can occupy its place, है ना। तो फ्लूइड हमारा कंटिन्यूस मीडियम तो है लेकिन फ्लूइड की कोई डेफिनेट शेप या वॉल्यूम नहीं है या उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं, तो यू कैन इंसर्ट एन ऑब्जेक्ट इनटू द फ्लूइड वेरी इजीली। तो होगा क्या, जब आप ये बॉक्स इस फ्लूइड के अंदर इमर्स करेंगे तो ये बॉक्स लिक्विड को हटा के उसकी जगह खुद ले लेगा और चारों तरफ से फ्लूइड से गिर जाएगा। जब ये चारों तरफ से फ्लूइड से सराउंड हो जाएगा तो देयर विल बी ए कॉन्टैक्ट फोर्स exerted by the fluid on the object। क्यों भी लग रहा है ऐसा आपको? अगर आपने कभी स्विमिंग की हो या फिर आप कभी खुद नॉर्मली पानी के अंदर आप एंटर करते हैं तो यू फील दैट द वाटर इज प्रेसिंग यू फ्रॉम ऑल दी साइड्स, है ना। आप कंटेनर में पानी भरें बकेट में और उसके अंदर अपना हाथ डाल दें तो यू विल फील दैट यस योर हैंड इज बीइंग प्रेस्ड। तो ठीक है, वो इतना ज्यादा प्रेशर शायद ना हो कि आपको फील हो, बट देयर इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ये जो फ्लूइड द्वारा फोर्स लगती है, कॉन्टैक्ट फोर्स, हम इस फोर्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। और ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगती है फ्लूइड के द्वारा, अगर हमारा फ्लूइड स्टैटिक फ्लूइड है, फ्लो नहीं कर रहा है, तो ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगती है ये नॉर्मल डायरेक्शन में लगती है। इफ द फ्लूइड इज एट रेस्ट देन द कॉन्टैक्ट फोर्स इज ऑलवेज normal to the contact surface। जैसे नॉर्मल रिएक्शन लेते हैं ना हम, वैसे से काफी हद तक ये जो लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में आपने कांटेक्ट फोर्स में नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स पढ़ी होगी। एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा, उनके बीच में फोर्स हो गई। तो जैसे ग्राउंड के ऊपर मैंने एक ब्लॉक रख दिया, तो अब इस ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में एक कांटेक्ट फोर्स लग रही होगी। अगर मैं ब्लॉक का एफबीडी बनाऊं और सेपरेटली ग्राउंड का एफबीडी बनाऊं तो ब्लॉक ग्राउंड को नीचे प्रेस कर रहा होगा और ग्राउंड ब्लॉक को ऊपर की तरफ प्रेस कर रहा होगा। तो ये जो फोर्स ऑफ कांटेक्ट है ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है। और यही ब्लॉक अगर मूव कर रहा होता तो इन दोनों के बीच में एक और कांटेक्ट फोर्स डेवलप होती जिसको फ्रिक्शनल कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। और वो फ्रिक्शनल कांटेक्ट फोर्स ऑब्वियसली इन सरफेसेस इन कांटेक्ट के पैरेलल लगती। तो अगर ये ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा होता तो यहाँ पर इस ब्लॉक पे ऐसे
एक सरफेस के पैरेलल कांटेक्ट फोर्स लगती है, फ्रिक्शनल कांटेक्ट फोर्स, और नीचे वाले सरफेस पे ऑब्वियसली राइट की तरफ लगती फ्रिक्शनल कांटेक्ट फोर्स, है ना। तो जब दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है तो दे आर गोइंग टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट, द कांटेक्ट फोर्स, और ये कांटेक्ट फोर्स सरफेसेस के पैरेलल भी हो सकती है, परपेंडिकुलर भी हो सकती है। तो अगर हमारा सिस्टम स्टेशनरी है तो ये हमारी नॉर्मल रहने वाली है, और अगर सिस्टम मूव कर रहा है तो ये पैरेलल आने वाली है। हाँ, अपने लॉज ऑफ मोशन में स्टैटिक फ्रिक्शन भी पढ़ा होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं भी कर रहे हैं लेकिन केवल मूव करने की टेंडेंसी रखते हैं तो भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगती है। फ्लूइड्स के केस में वो फोर्स नहीं आएगी, क्योंकि फ्लूइड्स के सरफेस के पैरेलल अगर फोर्स लगेगी तो वो मूव कर ही जाएंगे। फ्लूइड्स के अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन नाम की कोई फोर्स नहीं हो सकती, इट हैज टू बी ऑलवेज अ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एज लॉन्ग एज फ्लूइड इज स्टेशनरी तो देयर इज नो फ्रिक्शनल कांटेक्ट फोर्स, और कहने का मतलब है देयर इज नो कांटेक्ट फोर्स पैरेलल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट। अगर जरा सी भी फोर्स पैरेलल टू द सरफेसेस लगी तो फ्लूइड ने फ्लो कर जाना है। और हमारी बेसिक अजम्पशन यहाँ पे चैप्टर की है व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट। आगे जाके मैं फ्लूइड्स इन मोशन भी पढ़ाऊंगा तो मैं उस फोर्स के बारे में भी बात करूंगा जो सरफेसेस के पैरेलल लगती है। फिलहाल हमारा फ्लूइड स्टेशनरी है तो हमारी जो फोर्स है वो केवल नॉर्मल टू दी कॉन्टैक्ट सरफेस लगने वाली है। और ये जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पर यूनिट एरिया फ्लूइड की वजह से लगती है इसको हम बोलते हैं प्रेशर। So the pressure in a fluid at any point, ध्यान से पूरी लाइन को ध्यान से समझेंगे। The pressure in a fluid at any point is the normal contact force exerted by the fluid at that point per unit area। ठीक है, छोटी क्लासेस में आपने ऐसे भी पढ़ा होगा, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो थ्रस्ट वर्ड जो है वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए यूज होता है। तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, तो वी डोंट कॉल इट एज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर को आप फोर्स पर यूनिट एरिया बोलने की बजाय नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पर यूनिट एरिया बोले या थ्रस्ट पर यूनिट एरिया बोले तो आपको ये बात अच्छे से याद रहेगी कि प्रेशर की वजह से जो फोर्स लेनी है वो आपने नॉर्मल टू दी कॉन्टैक्ट सरफेस लेनी है। ठीक है, तो ध्यान से समझना जरा। ये कंटेनर है मेरे पास, इस कंटेनर में मैंने एक फ्लूइड भर लिया और इस फ्लूइड के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट इमर्ज करता हूं। तो उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे नॉर्मली कांटेक्ट फोर्स लगने वाली है। तो मैं इसके अंदर एक फ्लूइड इमर्ज कर लेता हूँ, फ्लूइड के अंदर एक ऑब्जेक्ट इमर्ज कर लेता हूँ। तो सपोज मैंने ऐसे एक बॉक्स शेप ऑब्जेक्ट इसमें इमर्ज कर दिया। ठीक है, तो इस बॉक्स के 6 सरफेसेस हैं, आपको 3 ही दिखाई दे रहे हैं इस डायग्राम में। तो 3 से ही काम चला लेते हैं, जो 3 दिख रहे हैं उनके ऊपर फोर्स की बात करते हैं। तो अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो ये वाले सरफेस को थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो इस सरफेस पे सराउंडिंग फ्लूइड की वजह से ऐसे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रही हो। इसी सरफेस पे, इसके ऊपर वाले सरफेस पे फ्लूइड की वजह से, सराउंडिंग फ्लूइड की वजह से नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रही होगी। ठीक है, तो ये जो इसका फेस है, इस फेस का नाम लिख दूं मैं। सो दिस फेस इज ए बी सी डी। तो ए बी सी डी पे ऐसे फोर्स लग रही है, और अगर मैं इसका नाम रख दूं पी क्यू तो ए बी पी क्यू पे ऐसे फोर्स लग रही होगी। और इस पॉइंट का नाम डी रख लेते हैं, चलो डी नहीं रखते हैं, आर रख लेते हैं। तो ये वाला जो फेस है इस पे
ऐसे फोर्स लग रही होगी। तो बी पी आर सी पर ऐसे फोर्स लग रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है ध्यान से, कि हमने बोला प्रेशर इज थ्रस्ट या फोर्स पर यूनिट एरिया। आप मुझे ये बताओ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? क्या फ्लूइड डिसाइड कर रहा है कि इस क्यूबिकल ऑब्जेक्ट पे या क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, या फिर इस क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन डिसाइड कर रही है कि उसके ऊपर फोर्स किधर लग रही है? ओरिएंटेशन डिफाइन कर दिए ना सर। बिल्कुल। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि इट इज नॉट द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड विच डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ड्यू टू द फ्लूइड, it is the orientation of the object inside the fluid which decides the direction of the force on the fluid. So pressure by definition is a scalar quantity. Pressure has no direction associated with it. Pressure is normal force per unit area. तो pressure को कोई डायरेक्शन एसोसिएट नहीं किया हमने। आपका जो एरिया है उस पे कितनी नॉर्मल फोर्स लगेगी, तो नॉर्मल फोर्स तो एरिया डिसाइड करेगा ना उसका नॉर्मल किधर है। तो बाय डेफिनेशन pressure is a scalar quantity. The force due to pressure is normal यानी परपेंडिकुलर टू दी एरिया अंडर कंसिडरेशन, है ना। जिस सरफेस पे आप फोर्स की बात कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा। ठीक, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया को हम ऐसे लिखने की बजाय एक बेहतर तरीके से लिखते हैं। तो इसको ऐसे लिखने की बजाय वी यूज अ बेटर वे, एंड वो बेटर वे एक्सप्रेस करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं आपको बोल देता हूं, सपोज ये एक फ्लूइड है, सपोज दिस इज अ फ्लूइड, और इस फ्लूइड के अंदर मैंने एक छोटा सा सरफेस बनाया, छोटा सा सरफेस बनाया, और इस सरफेस का जो एरिया है वो ds है। तो ds इज द एरिया। हम क्या करते हैं, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, हम इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो ये सरफेस जिसका एरिया की मैग्नीट्यूड ds है, इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, और इस नॉर्मल वेक्टर को वैल्यू असाइन कर देते हैं ds या ds n कैप, ds n कैप। तो ds n कैप, या फिर इसको ds वेक्टर लिख देते हैं, इसको बोल देते हैं एरिया वेक्टर। किसी भी सरफेस की ओरिएंटेशन, किसी भी सरफेस की ओरिएंटेशन डिफाइन करने के लिए हम उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर बना लेते हैं। जस्ट इमेजिन कि क्या मैं परपेंडिकुलर वेक्टर से यूनिकली सरफेस की ओरिएंटेशन डिफाइन कर सकता हूं? तो ये एक वेक्टर बना रही है, तो इसके परपेंडिकुलर एक ही ओरिएंटेशन हो सकती है। सरफेस के पैरेलल तो बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं, तो आप सरफेस के पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करके आप सरफेस की ओरिएंटेशन यूनिकली डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन सरफेस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर ड्रॉ करके आप सरफेस की ओरिएंटेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो छोटा सा मेरा सरफेस है, इसकी ओरिएंटेशन डिफाइन करने के लिए एक मैंने वेक्टर ले लिया एन कैप, नॉर्मल वेक्टर, और मैं अब ds एन कैप को लिख देता हूं एरिया वेक्टर। और अब अगर इस पॉइंट पे जहां पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जहां पे ये सरफेस रखा हुआ है इस फ्लूइड में, सपोज वहां पे प्रेशर P है, तो लेट P बी दी pressure at the location of the surface due to the surrounding fluid. अब आप मुझे ये बताओ
इस सरफेस पे फोर्स किधर लगेगी, नॉर्मल टू दी सरफेस। तो इसके ऊपर का जो लिक्विड है, जो सरफेस आपको दिख रहा है, आपको ये ग्रीन शेडेड सरफेस दिख रहा है, इस पे जो फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी, नॉर्मल टू दी सरफेस लगेगी। तो इस सरफेस पे जो फोर्सेस लगने वाली हैं वो ऐसे लगने वाली है। तो ये फोर्स हमारी डीएफ वेक्टर है, और इस डीएफ वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल वेक्टर के ऑपोजिट। तो आई कैन राइट डीएफ एज माइनस पी इंटू ds. So that is a way to write about pressure. dF is equal to minus P into ds vector. Instead of writing P as dF by ds, ये तरीका ठीक नहीं है, तो we should write dF as minus P into ds vector. तो किसी भी सरफेस पे फोर्स निकालनी है तो आप उस सरफेस पे छोटे छोटे डीएस वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, हर एक डीएस वेक्टर पे प्रेशर ड्यू टू दी फ्लूइड लिखेंगे, और उसके बाद डीएफ इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डीएस वेक्टर कर लेंगे। कोई डाउट यहां तक, कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, कुछ मिस कर दिया हो नोट करने के लिए देख लो एक बार दोबारा से, कहीं से आपको लग रहा है आपको नोट करना है, मैं स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। हैं सभी लोग यहाँ पे, चले गए, किसको पढ़ा रहा हूँ मैं? यस सर। Yes, sir. कर सर लिया नोट, आगे चलो। सर नीचे ही बाकी था। ये वाला, नहीं सर, लास्ट पार्ट। ये वाला, हाँ सर। ठीक है। हो गया सर। ठीक है, बिफोर आई डिस्कस मोर अबाउट प्रेशर इन ए फ्लूइड, मैं थोड़ी सी लॉज ऑफ मोशन की बेसिक प्रैक्टिस कराता हूँ। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आता होगा तो आप फ्लूइड में प्रेशर के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे, और बिल्कुल भी कुछ ऐसा लॉज ऑफ मोशन का टफ नहीं है, ऑल्दो लॉज ऑफ मोशन के नाम से डर लगता है एक बार। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। तो सपोज ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, सॉरी एक सपोर्ट है, यहाँ से एक मासलेस रोप, और यहाँ पे एक ब्लॉक अटैच किया मास m1 का, फिर यहाँ पे एक मासलेस रोप, और यहाँ पे ब्लॉक अटैच किया m2 का। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आपको हंसी आएगी कि क्या पूछ रहे हैं सर। तो फाइंड द टेंशन इन दिस T2 कितना होगा, एंड फाइंड द टेंशन इन दिस रोप T1 कितनी होगी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एफवीडीज बना लेते हैं। पहले m2 का एफवीडी बनाते हैं। कौन कौन सी फोर्सेस m2 पे, बोलो। T2 and mg।
तो इस पे एक M2G फोर्स लग रही होगी, किसने लगाई? अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल लग रही है, तो मैं कहूंगा बाय अर्थ। और इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर को लग रही होगी T2, किसने लगाई? रोप ने, रोप 2, इसको रोप 2 नाम दे देते हैं, और ये रोप 1। और ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, जैसा कि डायग्राम को देख के पता चल रहा है, छत से बांध के लटका रखे हैं, तो एक्सेलरेशन तो 0 है। सो T2 मस्ट बी इक्वल टू M2G। और अगर मैं M1 का एफबीटी बनाऊं तो M1 पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी? M1 पे उसका वेट लग रहा होगा M1G, और T1 लग रही होगी बाय रोप 1, बस। सर रोप 2 के वजह से T2। हाँ, उसको रोप 2 नीचे खींच रही होगी ना। तो बेसिकली M2G के वेट की वजह से रोप 2 में एक टेंशन आ गई। क्यों भाई? अगर अर्थ M2G को नीचे नहीं खींच रही होती M2 को, तो रोप में टेंशन नहीं आती। तो ध्यान से समझना ये चीज कि फोर्सेस ट्रांसमिट होती हैं रोप्स की हेल्प से। अर्थ ने M2 को नीचे खींचा, M2 ने रोप को नीचे खींचा, और रोप 2 ने M1 को नीचे खींचा। तो वो अर्थ की जो पुल M2 पे लग रही थी, उसका इफेक्ट M1 पर ट्रांसफर हो गया, क्योंकि दोनों एक रस्सी से बंधे हुए थे। तो यहाँ पे फोर्स ट्रांसमिट हो रही है। तो ये जो रोप है, ये हमारा एक ट्रांसमिशन एजेंट भी कहलाता है, जो फोर्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है। रोप की हेल्प से आप चीजों को खींच सकते हैं, राइट। तो ये T2 यहाँ चला गया, और अब इसकी भी एक्सेलरेशन 0 है। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ T2 प्लस M1G इज इक्वल टू T1, और T2 की वैल्यू ऑलरेडी मुझे मालूम है M2G, तो T1 की वैल्यू M2 प्लस M1 इंटू G के बराबर आने वाली है। तो द फाइनल आंसर इज, इसके अंदर टेंशन आएगी M2G, और इसके अंदर टेंशन आएगी M1 प्लस M2 इंटू G। ठीक है, एक और क्वेश्चन। तो सपोज ये ऐसे सपोर्ट, और इससे एक यूनिफॉर्म रोप अटैच कर दी मैंने, और इस यूनिफॉर्म रोप का मास सपोज M है, और इसकी लेंथ L है। और अब इसका फ्री एंड को A मार्क कर देता हूं, और B, what is the tension at the free end of the rope, what is the tension at the topmost point of the rope, what is the tension at a distance x from A in the rope. सर हाँ जी, आंसर। सर TA 0। तो TA इज इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि उसके नीचे कोई वेट ही नहीं है हाँ, तो उसके पुल नीचे कोई करने वेट को। ही नहीं है, तो A को कोई नीचे पुल नहीं कर रहा। तो A को कोई नीचे से पुल नहीं कर रहा है, तो वहां पर कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो nobody is pulling this free end of the rope। यहाँ पे इस रोप के लोअर एंड को M2 नीचे खींच रहा था, बिकॉज M2 को कोई दूसरा बंदा अर्थ नीचे खींच रही थी, इस वजह से। तो TA 0, MG TB MG ये कैसे कैलकुलेट किया? पूरा मास है में जिसको नीचे तो पुल उसके कर रहा लिए है। आपने इस पूरी रोप का एफबीडी बना लिया। उसके लिए आपने इस कंप्लीट L लेंथ की रोप का एफबीडी बना लिया, और इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस देख ली कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी, तो ध्यान से समझते हैं। ये रोप को अर्थ नीचे खींच रही है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी mg, अर्थ इज पुलिंग दिस रोप डाउन। और ये रोप छत को नीचे खींच रही होगी,
और बदले में छत, फिक्स्ड सपोर्ट, सीलिंग इसको ऊपर खींच रही होगी। वो जो फोर्स है जो रोप छत पे लगा रही है नीचे की तरफ या छत रोप पे लगा रही है ऊपर की तरफ, वो टेंशन एट पॉइंट बी कहलाएगी। ध्यान से समझना, टेंशन का मतलब क्या है। टेंशन एट पॉइंट बी का मतलब है रोप वहां पर जिस ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है, रोप उस पर कितनी फोर्स लगा रही है, या थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट उस पर कितनी फोर्स लगा रहा है, एक ही बात है। तो ये सीलिंग रोप को ऊपर खींच रही होगी या रोप सीलिंग को नीचे खींच रही होगी, एंड दैट फोर्स इज टीबी। ए बी पर जो फोर्स लगा रहा है या बी ए पर, तो रोप ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा रही है या ऑब्जेक्ट रोप पे जो फोर्स लगा रहा है वो उस पॉइंट पर टेंशन का रिप्रेजेंटेटिव है। और ये रोप हैंग कर रही है इक्विलिब्रियम में, एक्सेलरेशन 0 है, सो टीबी मस्ट बी इक्वल टू mg। ठीक है। Now what is the tension at a distance x from end A of the rope? mxg/l। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेंशन कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से x डिस्टेंस पे टेंशन का मतलब क्या है, पहले मतलब समझते हैं। तो यहाँ पे टेंशन का मतलब समझने के लिए आप ऐसे कहें कि अगर आप इसको दो रोप्स का बना हुआ मान लें, एक पार्ट रोप का ये रहा, ये जिसको मैंने ग्रे शेड कर दिया, दिख रही है ये शेडिंग आपको। तो एक पार्ट रोप का ये है और एक इससे ऊपर है रोप का पार्ट। तो ये जो दो पार्ट हैं ये यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और यहाँ पे ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे। तो दैट फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ द रोप एट दिस इज द टेंशन। तो अगर मैं यहाँ पर एक सेक्शन बना लूं ऐसे ही x x डैश, एक x x डैश अच्छा नहीं लग रहा वो नाम से, तो मैं यहाँ पर पी क्यू एक सेक्शन बना लेता हूँ और इस सेक्शन से एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री से कट कर दूं, तो अपर हाफ और लोअर हाफ एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे। तो अगर मैं अपर हाफ का एफबीडी बनाने की कोशिश करूं तो वहां पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही होगी विच इज द टेंशन एट अ डिस्टेंस x, या मैं लोअर हाफ का एफबीडी बनाने की कोशिश करूं तो वो जो लोअर हाफ x लेंथ वाला था उसका एफबीडी बनाने की कोशिश करूं तो उस पे यहाँ पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही होगी tx। तो ये हमारी फोर्सेस हैं और ये कैलकुलेट करनी है। आप चाहे तो अपर हाफ पे सारी फोर्सेस निकाल के उससे एफबीडी से निकाल लो या लोअर हाफ से निकाल लो। मैं लोअर हाफ पसंद करूंगा, उसका कैलकुलेशन कंपैरेटिवली आसान है। लोअर हाफ पे एक उसका वेट लग रहा होगा, वेट कितना होगा, तो इसकी लेंथ x है, तो ये यूनिफॉर्म रोप है। यूनिफॉर्म रोप है तो क्या करेंगे, m/l इंटू x इसका मास ले लेंगे। पूरी l लेंथ का मास m में है तो यूनिट लेंथ का मास m/l होगा, तो x लेंथ का मास m/l इंटू x हो जाएगा। ये जो कैलकुलेशन है ये तभी चलती है जब यूनिफॉर्म रोप होती है, नॉन यूनिफॉर्म रोप होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इंटू जी कर देंगे, तो इतना इसका वेट आ गया mg/x/l। और अब इक्विलिब्रियम के लिए टेंशन की वैल्यू mg/x/l। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें, मतलब बहुत एलिमेंट्री चीज पढ़ा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं लॉज ऑफ मोशन वाली ये चीजें क्यों पढ़ा रहे हैं, तो बट अगर आप ये चीज विजुलाइज करेंगे तो आपको फ्लूइड का काम आसान हो जाएगा बहुत। कोई दिक्कत? नो सर। एक और क्वेश्चन, इनफैक्ट दो क्वेश्चन और पूछने अभी मुझे फ्लूइड पे आने से पहले। तो ग्राउंड के ऊपर एक ऐसे कॉलम, कंक्रीट का कॉलम इरेज किया हुआ है, ठीक है, और इस कॉलम की हाइट h है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका यूनिफॉर्म है सपोज a, और मास डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कॉलम इज रो। ठीक है, पहला, व्हाट इज द
force exerted by this column on ground, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पूछी जा रही है। दूसरा, व्हाट इज द फोर्स ऑफ कंप्रेशन at a distance x at a height h from the bottom। करो सर। सर हाँ जी, सर हम्म, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना। हाँ, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। फर्स्ट का रो एच ए जी रो एच ए जी जी एच ए, ऐसे। मास इनटू एम जी। हाँ, एम जी आएगा बिल्कुल, और एम की वैल्यू हो जाएगी रो इंटू वी इंटू जी, बिल्कुल। और सेकंड का रो ए जी इंटू एच माइनस एच। अच्छा, यहाँ पे एच कैपिटल लेना है ना। हाँ सर। सेकंड, रो जी ए इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। और कोई, और किसी का कुछ अलग आ रहा हो? आ रहे हैं सबके यही आंसर? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो इसको एक बार मैं फिर भी विजुलाइज करके दिखा देता हूँ आपको कि कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं इसको, और फिर आगे चलते हैं। तो अगर मैं इस पूरे कॉलम का एफडी बनाऊं, तो अगर इसमें पूरे कॉलम का एफडी बनाऊं, तो इस कॉलम के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी? तो इस कॉलम पे फोर्सेस के नाम पे इसका वेट लग रहा होगा, जो अर्थ इसको नीचे खींच रही है, और इसका ग्राउंड के साथ एक कांटेक्ट है, तो ग्राउंड इसको ऊपर की तरफ प्रेस कर रहा होगा। तो दैट प्रेसिंग फोर्स बाय द ग्राउंड ऑन इट is equal and opposite to the force exerted by this column on ground।
तो वही निकालनी है अपने को, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। और इसके अलावा इसका एक वेट लग रहा होगा mg। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है n इज इक्वल टू mg। m कैसे निकालें? तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी a इंटू एच इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया ए एच रो जी। और अगर मैं सेकेंड पार्ट के लिए सॉल्व करूं तो सेकेंड पार्ट में मेरे को फोर्स ऑफ कंप्रेशन कैलकुलेट करनी है एट ए हाइट एच फ्रॉम दी बॉटम। तो एट ए हाइट एच फ्रॉम दी बॉटम का मतलब है कि अगर मैं बॉटम से एच हाइट के ऊपर एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री से इसको डिवाइड करूं तो इससे नीचे वाला जो पोर्शन है इट इज फीलिंग प्रेस्ड बिकॉज ऑफ द वेट अबव इट। तो यहाँ पे इसको एक कंप्रेशन फील हो रहा होगा। तो ये जो नीचे वाले पार्ट का अगर मैं केवल एफबीडी बना लूं, तो अगर मैं केवल नीचे वाले पार्ट का एफबीडी बना लूं तो इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी? तो इस पे इसका खुद का वेट लग रहा होगा, एक ग्राउंड से अपवर्ड प्रेसिंग फोर्स लग रही होगी, ग्राउंड से अपवर्ड प्रेसिंग फोर्स लग रही होगी, ऊपर वाला कॉलम इसको नीचे को प्रेस कर रहा होगा और एक इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, है ना। तो ये जो ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लग रही होगी वो मुझे कैलकुलेट करनी है एफ। ये एन हो जाएगी और ये हो जाएगा एम जी। और इक्विलिब्रियम के लिए एफ प्लस एम जी इज इक्वल टू एन आ जाएगा। तो एफ की वैल्यू एन माइनस एम जी आ जाएगी। मैं इसको ऊपर वाले के एफबीटी से भी सॉल्व कर सकता था, शायद वो थोड़ा आसान हो जाता। तो ए एच रो जी माइनस एम जी। अब इतने पार्ट का मास निकालना है तो इतने पार्ट की वॉल्यूम, इतने पार्ट की वॉल्यूम ए एच इंटू रो इंटू जी कर देंगे। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? तो ये सब आप लोगों के लिए सर अच्छे अच्छे, हाँ जी। सर मतलब वो फोर्स ऑफ कंप्रेशन पूछ रहे हैं तो फिर मतलब एफ और एन दोनों कलेक्टिवली ही कंप्रेस कर रहे हैं ना? ये कंप्रेशन की फोर्स एक पर्टिकुलर सेक्शन पे पूछी जा रही है, मतलब उस सेक्शन पे एक तरफ वाला सेक्शन दूसरे सेक्शन को कितनी फोर्स से प्रेस कर रहा है। अगर मैं इसमें आपसे अब इसका इफेक्ट पूछूं तो इसका इफेक्ट हमने इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा है कि इसमें कितना स्ट्रेन आ जाएगा, इसमें कितना कंप्रेशन हो जाएगा, वो एक अलग चीज है। फोर्स ऑफ कंप्रेशन हर सेक्शन पे अलग अलग हो सकती है। अगर दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रही होती तो फिर हम बोल देते कि इसमें इतनी फोर्स ऑफ कंप्रेशन है। जैसे एक रोप नॉर्मली जैसे मासलेस रोप होती है तो उसमें टेंशन सब जगह सेम होती है, तो बस उसी को टेंशन बोल देते हैं। लेकिन अगर टेंशन वेरिएबल होती है फिर किसको टेंशन बोले? फिर तो अलग अलग सेक्शन पे टेंशन की वैल्यूज निकाल के बतानी पड़ती है। नहीं तो यहाँ इतनी टेंशन है, यहाँ इतनी टेंशन है ना। हाँ सर। तो इसमें फोर्स ऑफ कंप्रेशन पूछा जा रहा है तो आपको हर पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर, ये जैसे मैंने एक सेक्शन बनाया पीपी डैश, तो इस सेक्शन पीपी डैश पे फोर्स ऑफ कंप्रेशन एफ होगी। अगर मैं इसका लोएस्ट क्रॉस सेक्शन के ऊपर फोर्स ऑफ कंप्रेशन पूछूं तो एन हो जाएगी। टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स ऑफ कंप्रेशन पूछूं तो जीरो हो जाएगी, वहां कोई प्रेस ही नहीं कर रहा उसको। यस। तो वेरिएबल कंप्रेशन है इसमें, है ना। क्लियर? यस। तो ये सारे एलिमेंट्री क्वेश्चंस थे और ये एलिमेंट्री क्वेश्चंस इसलिए करवाए थे ताकि अब आप एक बढ़िया सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कर सकें। तो एक अच्छा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। किसी को नहीं आ रही है? नहीं सर, आ रही है। हाँ जी, क्या नाम है इसका? पुलकित, तुम लोग पूछो जरा इससे, तुम्हारी आ रही है? हाँ जी पुलकित। लॉग आउट एंड देन लॉग इन।
हाँ जी पुलकित, यस सर, अब सुनाई दे रहा है। तो तू पूरा लेक्चर अभी तक का बिना सुने निकाल दिया तूने? नहीं, वो आपने क्वेश्चन दिया और एंड में आप फिर कर रहे थे तब से। अच्छा, कुछ पूछना है? नहीं सर। चलिए ठीक है। सपोज ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इस फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर हमने एक थिन बार ली, ठीक है, और इसको वन एंड पे क्लैंप कर रखा, क्लैंप नहीं कर रखा, हिंज कर रखा। तो क्लैंप करने से नॉर्मली ऐसी फीलिंग आती है कि वो मूव ही नहीं कर सकता। तो वन एंड पे हिंज करके, और हिंज करने का मतलब है कि ये यहाँ पर एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट फ्रीली घूम सकती है, और इस रॉड को हमने स्पिन कर दिया है एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो ये बार एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से स्पिन कर रही है, और अब इस घूमती हुई बार में आपने मुझे इसके एंड ए पर, बी पर, और इसकी लेंथ एल ले लेते हैं, और यूनिफॉर्म बार है, मास एम ले लेते हैं, और आपको मुझे इसमें एंड ए पर कितनी टेंशन है, बी पर कितनी टेंशन है, और सी एक पॉइंट ले लेते हैं इसके सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स एक्सिस पे एक सेक्शन बना लेते हैं, वहां पे सी पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ठीक है, आपने टेंशन कैलकुलेट करके दिखानी है इस बार में एट ए बी एंड सी। करो। सर हाँ जी। और एंड ए पे 0, हम्म। बी पे m ओमेगा स्क्वायर L/2, बी पर कितने? m ओमेगा स्क्वायर L/2, हम्म। और सर सी पे m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2l। ठीक लग रहा सुनने में तो बिल्कुल वैल्यूज। लेट अस सी, बाकियों को भी रिस्पांस देने दो।
आ गया सर। सेम आ रहे हैं? हाँ सर। So the basic methodology to solve this is, आप इस बार को ऐसे विजुलाइज करो कि ये इस एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रही हो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। अब यहाँ पे तो इसको हिंज किया हुआ, तो यहाँ पे देयर इज सम एक्सटर्नल एजेंट विच मस्ट बी पुलिंग इट। अगर मेरे को ये वाली फोर्स निकालनी है पुल करने वाली, तो ये बहुत इजी है। आप इस बार के बारे में सोचें तो ये बार घूम रही है और ग्रेविटी ऐसे लग रही है, और वो जो ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है उसको नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्सेस बैलेंस कर ले रही होंगी। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज फोर्सेस, वी आर टॉकिंग अबाउट दी फोर्सेस जो इसकी लेंथ के अलॉन्ग डेवलप होने वाली है, टेंशन वाली फोर्सेस। तो मैं केवल लेंथ के अलॉन्ग वाली फोर्सेस के बारे में बात करता हूँ। तो ये वाली जो बार है, सबसे पहले सोचते हैं कि इस बार के ऊपर अगर फोर्सेस लग रही हैं तो व्हाट इज दी एक्सेलरेशन। तो नॉर्मली अभी तक जो मैं एग्जांपल्स ले रहा था उसमें हमारा ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था, एक्सेलरेशन 0 थी, बट यहाँ पे ये एक्सेलरेट कर रहा और ये सर्कल में घूम रहा, तो इसके सेंटर ऑफ मास के पास एक एक्सेलरेशन होगी। इसका सेंटर ऑफ मास L/2 डिस्टेंस पे है, और अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा तो उसके सेंटर ऑफ मास के पास एक एक्सेलरेशन होगी ओमेगा स्क्वायर इनटू r। तो अगर इसके सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन होगी तो देयर मस्ट बी एन एक्सटर्नल फोर्स इन दिस डायरेक्शन which is the force exerted by the hinge at the end B, and that can be called as the tension at the end B. बाकी जितनी फोर्सेस हैं वो सब इंटरनल हैं। मैं अगर एंड ए की बात करूं तो एंड ए कहीं से कनेक्टेड नहीं है, नोबडी इज पुलिंग एट एंड ए, so tension at end A will be 0, tension at end B will not be 0, there is a hinge at that point and that hinge is going to exert a force. तो A पर इसको खींचने वाला कोई नहीं है तो A पर कोई टेंशन नहीं है, B पे इसको हिंज अंदर की तरफ खींच रही होगी और B पर फोर्स लिखनी है। तो किसी भी सिस्टम के लिए नेट फोर्स उसका मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखा जा सकता है। किसी भी सिस्टम के लिए नेट फोर्स को उसका मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखा जा सकता है। तो इससे मेरे पास आ जाएगा TB इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L/2। तो TA की वैल्यू 0। तो ये दो पार्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। तीसरा पार्ट निकालने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। मैं आपको एक तरीका इसमें सिखाना चाहता हूं यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ऑल्दो मैं बिना इंटीग्रेशन के भी इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, बट स्टिल मैं आपको वो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन सिखाना चाहता हूं। और जैसा कि अब आप देख सकते हैं एंड बी से एंड ए की तरफ जा रहे हैं तो टेंशन TB यानी इस वैल्यू से 0 को अप्रोच कर रही है, तो टेंशन ग्रेजुअली वेरी कर रही है। तो अगर अपने को B से X डिस्टेंस पे टेंशन कैलकुलेट करनी है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि B से X डिस्टेंस पे एक सेक्शन है और वहां पे टेंशन की वैल्यू T है। देन वी एज्यूम कि अगर X डिस्टेंस पे टेंशन T है तो X प्लस DX पे जाके टेंशन चेंज कर गई होगी और वो T प्लस DT हो गई होगी। तो मैंने एक सेक्शन लिया X डिस्टेंस पे, दूसरा सेक्शन लिया X प्लस DX डिस्टेंस पे। तो X डिस्टेंस पे टेंशन मैंने मानी T और X प्लस DX में टेंशन मानी मैंने T प्लस DT। और जैसा कि आपको लग रहा है यार टेंशन तो B से A की तरफ जाने पर डिक्रीज कर रही है, तो मुझे T माइनस DT लिखना चाहिए था। तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ कि आप x पे t तो x प्लस dx पे t प्लस dt लिखो, dt अपने आप नेगेटिव आएगा जो कि आपको बताएगा कि टेंशन डिक्रीज कर रही है। तो वी शुड मेक इट अ कन्वेंशन कि अगर x पे वैल्यू t और x प्लस dx लिख रहे हैं, जैसे y x का फंक्शन होता है, तो अगर x को x प्लस डेल्टा x करते हैं तो हम बाय डिफॉल्ट y को y प्लस डेल्टा y लिखते हैं, और डेल्टा वाई नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, इस केस में dt नेगेटिव आएगा। अब मैं उस छोटे से डिफरेंशियल एलिमेंट का FBD बनाता हूं, वो जो मैंने शेड किया हुआ था dx लेंथ का।
इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी? तो अगर इस रोप में लेफ्ट साइड में टेंशन टी है तो यानी कि इसको टी फोर्स से पुल किया जा रहा होगा इधर, और अगर आगे जाने पर टेंशन टी प्लस डी टी है तो इसको पुल किया जा रहा होगा टी प्लस डी टी से। ये फोर्स लगाई इस सेक्शन के लेफ्ट वाले पार्ट ने, और ये वाली फोर्स लगाई इस डिफरेंशियल एलिमेंट के राइट वाले पार्ट ने। और इसकी एक्सेलरेशन किधर होगी? तो इसका मास ले लेते हैं dm, और ये क्लियरली सर्कल में घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से x रेडियस के सर्कल में। तो अगर कोई भी चीज सर्कल में मूव करती है तो उसके पास एक एक्सेलरेशन होती है ओमेगा स्क्वायर r। तो ओमेगा स्क्वायर इनटू x विल बी दी एक्सेलरेशन ऑफ दिस एलिमेंट। अब मैं न्यूटन सेकंड लॉ इस पे लगा देता हूं। तो बाय सेकंड लॉ नेट फोर्स इज इक्वल टू ma कर देंगे। इधर को एक्सेलरेट कर रहा है तो इधर को प्लस मान लेते हैं, तो प्लस टी माइनस टी प्लस डी टी, ये नेट फोर्स हो गई। और ये हो जाएगा इसका मास, मास मैंने माना dm इंटू एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहां से मेरे पास माइनस डी टी की वैल्यू dm ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गई, या फिर डी टी की वैल्यू माइनस dm ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गई। ठीक है, नाउ वी कैन इंटीग्रेट दिस। और बाउंड्री कंडीशंस अपने को मालूम है, आप इसको b से लेकर x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू x तक इंटीग्रेट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 0 यानी कि एंड b, वहां पे टेंशन b है, tb है, और x डिस्टेंस पे टेंशन अपने को निकालनी है। या फिर आप इसको x इज इक्वल टू l से लेकर l x तक भी इंटीग्रेट कर सकते थे। आप इस इंटीग्रल को x इज इक्वल टू l से x तक भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, और x इज इक्वल टू l यानी एंड a, वहां पे टेंशन 0 है और x डिस्टेंस पे टेंशन t है जो अपने को निकालनी है। दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से आंसर आएगा। हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है? इसके बाद तो आंसर ही आ जाएगा। देख लो एक बार, मैंने ये पिक्चर बनाई और इसको सॉल्व करना शुरू किया। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, चलें आगे। हाँ भाई पुलकित, आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? यस सर। पुलकित को नहीं आ रही है? नहीं सर, आ रही है। अच्छा, अब dm की वैल्यू क्या लिखें? तो अगर ये यूनिफॉर्म बार है तो dm को m बाय एल इंटू dx लिख सकता हूं। ठीक है, ठीक है। तो dm को m बाय एल इंटू dx लिख सकते हैं। तो अब मेरे पास ये जो dt था, इसमें dm को मैं m बाय एल dx लिख देता हूँ। ये वाले एक्सप्रेशन में मैंने वैल्यूज पुट कर दी और इंटीग्रेट कर देते हैं, और टी बी से t और 0 से x। तो एल एच से मेरे पास आ जाएगा t माइनस टी बी इक्वल टू माइनस m कांस्टेंट l कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 0 से x। तो दिस विल बी माइनस m बाय l ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2। तो टेंशन t की वैल्यू टी बी माइनस m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 12 आ जाएगी। टी बी हमने पहले निकाला हुआ था, और इसको एलसीएम लेके m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 12 लिखा जा सकता है। इसमें एक्स को एल पुट करके देख लो, टी ए 0 भी आ जाएगा। तो ये भी बता रहा है कि भैया टेंशन एट एंड ए विल बिकम 0। कोई डाउट?
नो सर। ठीक है जी, सो वी आर ऑल सेट फॉर द डिस्कशन ऑफ द प्रेशर इन अ फ्लूइड। तो हम वापिस आ जाते हैं अपनी फ्लूइड्स की डिस्कशन के ऊपर।